Welcome, my dear students. And today in human geography, I will focus on ecological approach in geography. There are many approaches, and ecological approach is one of the modern approach in geography. And आज के दिन में जो भी शोध कार्य हो रहा है, भौगोलिक अध्ययन हो रहा है, उसमें we work under ecological approach to draw appropriate conclusions. तो इंट्रोडक्शन में इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में हम आपसे बताते हैं कि इट इज एन अप्रोच दैट इज फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू द सिस्टम इन विच दे एक्ट. दिस रिलेशनशिप इज इंडिपेंडेंट. और खास तौर से इस उपागम में हम संबंधों के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति विशेष का संबंध एक तंत्र के साथ कैसा है. घूम फिर के आप आइए तो मानव भूगोल में कहीं ना कहीं बार बार आपको मनुष्य और पर्यावरण के संबंध, अंतर संबंध आदि बातों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा. इस उपागम के जो जनक हैं उनका नाम है इग्यूइन ओडम. It is receiving increasing attention as a research focus in geography. It emphasizes on structure, networks of interaction, and function, which is useful in conducting geographical investigations. ये खास तौर से भौगोलिक शोध के जगत में इस उपागम का प्रयोग बार बार हो रहा है, क्योंकि ये खास तौर से एम्फेसाइज करता है संरचना पे, नेटवर्क ऑफ इंटरैक्शन पर, और इसके कार्य पद्धति किस प्रकार से इंटरैक्शंस हो से उनके फंक्शंस किस प्रकार से हो रहे हैं, इन सब पर ये बल देता है. जो चीज जो है हमारे भौगोलिक इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. इट इज व्यूड एज अ मेथोलॉजिकल अप्रोच इन ज्योग्राफिक रिसर्च. दस इस प्रकार से पारिस्थितिकी उपागम is commonly concerned with the process in which social behaviors adapt to and interact with space and environment, as well as values perceptions of man and energy flows in that process. तो पारिस्थितिकी उपागम में मुख्य रूप से हम जो सामाजिक जो स्वभाव है, किस प्रकार से सामाजिक स्वभाव की प्रक्रिया चलती है, अडॉप्ट करती है, एक विशेष पर्यावरण में इंटरैक्ट करती है, और उसके साथ साथ किस प्रकार से हमारे मूल्य, हमारे परसेप्शंस, एनर्जी फ्लोज, ये सब मिलकर किस प्रकार से कार्य करती है, ये सारी बातें हम इकोलॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं. इस चित्र में आप देखिए खास तौर से इकोलॉजिकल अप्रोच में इकोलॉजिकल डिजाइन बताया, सस्टेनेबिलिटी की बात है, कुछ डिजाइन्स हैं और कुछ इकोलॉजी है. इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डिजाइन दोनों को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य पर्यावरण के अंतर संबंध एक महत्वपूर्ण विषय है मानव भूगोल में. मानव भूगोल में मुख्य रूप से हम मानव जनित अध्ययन करते हैं, और मनुष्य पर्यावरण के संबंध अगर अच्छे नहीं हैं तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल खतरे में हो जाएगा. पर आज के दिन में ये जो खतरे वाली जो बातें होती हैं, जिसके वजह से आप नेचुरल हैजर्ड्स और डिजास्टर्स वगैरह देखते हैं, इसको रोकने के लिए हमें एक सही तरीके से सही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी, और साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे हम सस्टेनेबिलिटी बताते हैं. तो सस्टेनेबल तरीके से चलने के लिए इकोलॉजिकल अप्रोच एक ऐसा उपागम है जिसके माध्यम से हम सब संसाधनों को, सीमित संसाधनों को सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, और चीजों को रीथिंक, रीयूज और रिकंस्ट्रक्ट के मोटो को लेके चल सकते हैं. दूसरी तरफ इकोलॉजिकल अप्रोच में आप देखिए हम क्या क्या करते हैं. एनवायरमेंटल जस्टिस की बात करते हैं, सोशल चॉइस की बात करते हैं, फिर उसके बाद होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं, एडेप्टिव मैनेजमेंट करते हैं. ऐसा मैं प्रबंधन करते हैं जो हम एडॉप्ट करें बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए जमाने में, बदलते हुए टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में हम किस तरीके से चीजों को अडॉप्ट करते हैं और सही तरीके से बैलेंस लेके चलते हैं. इससे इकोलॉजिकल अप्रोच की यही एक सबसे बड़ी विशेषता है. इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी.
In ecological approach, following points are common. Both geography and ecology are studies based on region and place. दोनों जो है वो हम प्रदेश और place दोनों की बात करते हैं. Both endeavor to comprehend nature and society integratedly. Ecology deals with the study of complex systems, focus on human communities, and concentrates upon man and habitat. तो इकोलॉजी एक तरफ क्या करती है कि हमारे जो जटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है, तंत्र है, उसका अध्ययन करती है, खास तौर से फोकस करती है ह्यूमन कम्युनिटीज पे और कंसंट्रेट करती है मनुष्य और उसके हैबिटाट किस प्रकार के हैं, इस पे इकोलॉजी डील करती है. पर दूसरे तरफ भूगोल में हम क्या करते हैं, while in geography its main interest is to study the correlation between the habitat and social factor. हम जो पर्यावरण में जो रहने वाले संपूर्ण जीव हैं, संपूर्ण लिविंग हैबिटाट है, उसका और सामाजिक कारक, इन दोनों के सहसंबंधता के बारे में बात करते हैं. एंड दैट इज सो कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट. दूसरे शब्दों में देखिए तो मनुष्य और पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. तो इस प्रकार से भूगोल और पारिस्थितिकी आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि दोनों ही विषय पर्यावरण पर बल देती है, पर्यावरण का अध्ययन करती है. अब हम बात करते हैं ह्यूमन इकोलॉजी के. ह्यूमन इकोलॉजी इन ज्योग्राफी स्टडीज ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स एंड डिफरेंट cultures in the present and in the past in order to give a better understanding of the factors which influence the interaction between humans and their environment. Human ecology में खास तौर से हम मनुष्य के जीवन, मनुष्य के क्रियाकलाप के बारे में, डिफरेंट पारिस्थितिकी तंत्रों में किस प्रकार का है, डिफरेंट संस्कृति में किस प्रकार का है, और इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, पास्ट में कैसा था, इन चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिससे हम सही तरीके से जो प्रभावशाली कारक हैं उनके बारे में जान सकें और इंटरैक्शन में इन प्रभावशाली कारकों का प्रभाव मनुष्य और पर्यावरण में किस प्रकार का है, उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं ह्यूमन इकोलॉजी के माध्यम से. Main focus is to understand how the human relationships with the environment are influenced by their history and their place in the world system. खास तौर से हम बल देते हैं मनुष्य के संबंधों पर, पर्यावरण के साथ संबंधों पर, और इन संबंधों का प्रभाव, इतिहास का प्रभाव इन संबंधों पर कैसा था, जगह का प्रभाव पूरे विश्व के तंत्र में किस प्रकार था, इसका हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन इकोलॉजी में. इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं, पारिस्थितिकी उपागम की मुख्य विशेषताएं वो निम्न प्रकार से हैं. पहला है, द इकोलॉजिकल अप्रोच इज होलिस्टिक. इट स्टडीज हिस्टोरिकल चेंजेस, इट ट्रीट्स सर्कुलेशन एंड इकोनॉमिक फेनोमेना. It investigates the relationship between internals and externals of population, community, and ecosystem. It is functional in nature. It is systematic. It provides deep understanding of the interactions between man and nature in different times and in different parts of the world. तो इस प्रकार से इकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो होलिस्टिक होता है, ऐतिहासिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है. फिर उसके बाद ये जो है इकोनॉमिक फेनोमेना जो है एक के बारे में अध्ययन करता है और प्रयास करता है कि आंतरिक और बाहरी जो संबंध है जनसंख्या का, पॉपुलेशन का, कम्युनिटी का, इकोसिस्टम का, इसका इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास करता है. इस प्रकार से तो देखिए तो इसकी प्रकृति जो है वो कार्यात्मक है. ये खास तौर से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन इस उपागम के अंतर्गत हम करते हैं, और इस प्रकार से इट प्रोवाइड्स डीप अंडरस्टैंडिंग टू द इंटरैक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर. इस चित्र में हम पर्यावरण के विभिन्न घटकों को दिखाते हैं, जैसे नेचुरल, ह्यूमन और मैन मेड जो कंपोनेंट्स है, इन सब का अध्ययन हम इकोलॉजिकल उपागम में करते हैं. इनके संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे हम सही तरीके से मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन कर सके और इसकी जानकारी प्राप्त करके हम सही तरीके से आगे बढ़ सके.
थोड़ा सा ऐतिहासिक के पक्ष पे हम चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ड्यू टू क्रिटिकल रेवोल्यूशन इन मिड 60s वन विटनेस द रिवाइवल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। 1960 के दशक में एक क्रांति आई जिसे हम क्रिटिकल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और इस क्रांति ने फिर से ह्यूमन इकोलॉजी को पुनः जागृत किया। It was a logical extension of the system of thought and the techniques of investigation developed in the study of man. मनुष्य के अध्ययन पे यह एक लॉजिकल एक्सटेंशन था तंत्र का और टेक्निक्स का, इन्वेस्टिगेशंस का, जिसका विकास किया गया। Human ecology is aimed to launch a deliberate on qualitative revolution. Quantitative जो revolution थी उस पर human ecology एक अटैक था, एक अटैक था, क्योंकि क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक क्रांति जो है खास तौर से सांख्यिक तत्वों पर आधारित थी। इसमें हम संबंधों के बारे में, संबंधों से नुकसान, संबंधों से फायदे और संबंधों की आवश्यकता के बारे में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं करते थे। शोरले महोदय के अनुसार, जैसे शोरले ने बताया कि फाइंड्स दैट द ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल मॉडल is inadequate because human geography is no simple extension of biogeography. शोरले ने ये बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो आमतौर पे बायोज्योग्राफी का सरल एक्सटेंशन नहीं है। It fails to understand the relations between modern society and man. It casts social man in subordinate and ineffectual role. With time-space geography of Hagestad, human ecology received recognition. टाइम स्पेस ज्योग्राफी हैकरस्टैंड महोदय के माध्यम से ह्यूमन इकोलॉजी को और बढ़ावा मिला, रिकॉग्निशन इन द कंटेम्पररी ज्योग्राफिक स्टडीज। ही डिफाइंड हिज थ्योरेटिकल सिस्टम एज अ स्पेस टाइम इकोलॉजी, और इन्होंने अपने ही अध्ययन में इसको स्पेस टाइम इकोलॉजी के नाम से बताया। अब हम इस उपागम के बारे में बताते हैं कि दिस अप्रोच इज द स्टडी ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। दूसरा है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोसिस्टम, ये पारिस्थितिक तंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। विच इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरमेंट, जिसके अंतर्गत हम जो लिविंग है और नॉन लिविंग चीजों हैं इनके बीच में जो इंटरैक्शन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। on one hand and interactions among organisms on the other hand in the ecosystem, और दूसरी तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपसी इंटरैक्शन क्या है उसका भी अध्ययन करते हैं। तीसरा, इस उपागम में मैन इज कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मनुष्य को पर्यावरण का एक इंटीग्रल पार्ट, इन इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में समझा गया। दिस स्कूल रिकॉग्नाइजेस मैन being most skilled and intelligent and leader of all biota of the earth. It emphasizes on wise and restrained use of natural resources. ये खास तौर से बल देता है कि हम उचित तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें, क्योंकि ये सीमित है। एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, और जो भी पर्यावरण प्रबंधन के कार्यक्रम है, सही कार्यक्रमों का हम प्रयोग करके उचित तरीके से चलें। पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिकल कीपिंग इन व्यू द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड सो ऑन, और इस प्रकार से हम इकोलॉजिकल जो सिद्धांत है उसके हिसाब से पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को फ्रेम करें, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का हम सही प्रयोग करें और सस्टेनेबिलिटी के ओर चलें। जैसे ऑलरेडी अडॉप्टेड नेचुरल रिसोर्स आर रिस्टोर्ड, degraded environment is set right, ecological balance is maintained, और ये पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज ऐसी हों कि जिससे प्राकृतिक संसाधन जो हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं वो फिर से रिस्टोर हो, पुनः स्थापित हो, पर्यावरण में जो हरास है वो सही हो जाए और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है फिर से मेंटेन हो। की कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच वो क्या है? कम्युनिटी, सक्सेशन एंड क्लाइमेक्स। इसमें आप देखिए कि ये सब पाने के लिए किस प्रकार से हम इंडिकेटर्स को हम यूज करते हैं।
एक तरफ इकोलॉजिकल सिस्टम है, दूसरे तरफ सोशल सिस्टम है। इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम सर्विसेज, और दूसरे तरफ ह्यूमन डिसीजंस, और ये जो है कंटिन्यूएशन पे चलता रहेगा। तभी हम सही तरीके से इस उपागम का प्रयोग के माध्यम से नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, और हम सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसके बावजूद भी आलोचनाएं हुई, जैसे इकोलॉजिकल अप्रोच इज नॉट डिडक्टिव एंड एनालिटिकल, it is based upon biological analogy and destitute of socio-economic scope about human society. Holt Jensen argued that those who describe geography as human ecology have often defined the concept too narrowly and have presented studies of man's relationship to his environment as if it only encompasses man's relationship with nature and not to his total physical and social environment. सबसे पहले इकोलॉजिकल अप्रोच में बोला गया है कि ये डिडक्टिव नहीं है और विश्लेषणात्मक नहीं है। ये खास तौर से बायोलॉजिकल एनालॉजी पर आधारित है और सामाजिक आर्थिक पक्ष का जो स्कोप है वो इस उपागम में नगण्य है। दूसरे तरफ फोल्ट जेनसन ने ये भी बताया कि ह्यूमन इकोलॉजी हैव ऑफन डिफाइंड द कॉन्सेप्ट टू नैरोली। ह्यूमन इकोलॉजी ने इस उपागम की परिभाषा को बहुत ही संकीर्ण यानी नैरो कर दिया है, एंड हैव प्रेजेंटेड स्टडीज ऑफ मैन्स रिलेशनशिप टू इट्स एनवायरनमेंट, और मनुष्य पर्यावरण के संबंधों को बहुत ही नैरो तरीके से समझाने का प्रयास किया। इन टर्म्स एंड कैटेगरीज आर समटाइम्स वे, कभी कभी इसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं और कैटेगरीज हैं वो कभी कभी बहुत सही स्पष्ट तरीके से समझाए नहीं गए। Scholle believed that the ecological model may fail as a supposed key to the general understanding of the relation between modern society and nature because it casts social man into subordinate and ineffectual role. शोले ने कहा कि इकोलॉजिकल मॉडल जो है कहीं ना कहीं फेल करता है, कि संबंध का जो सामान्य अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं कहीं ना कहीं वो फेल करता है बिटवीन मॉडर्न सोसाइटी एंड नेचर। उसका मुख्य कारण उन्होंने बताया बिकॉज कास्ट सोशल मैन इन टू सबॉर्डिनेट एंड इनएफेक्चुअल रोल, क्योंकि कास्ट से जो सामाजिक मनुष्य है उसको जो है इस रिलेशनशिप में बहुत ही सबऑर्डिनेट तरीके से रखा गया, और जिस वजह से इस उपागम की आलोचना हुई। Therefore, in an attempt to solve problems of environmental pollution, geographically it may be necessary to add wider social framework to ecological approach. अगर हमें पर्यावरण समस्याओं को भौगोलिक तरीके से दूर करना है, तब ये जरूरी है कि सामाजिक फ्रेमवर्क को और बढ़ाना पड़ेगा, और तभी इकोलॉजिकल अप्रोच सही मायने में सही तरीके से जो हमारे पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसको दूर कर सकता है। कंक्लूजन में हम ये कहते हैं कि इकोलॉजी कंबाइंस द आइडियाज एंड मेथड्स फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी एक्सेट्रा। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। यह उपागम जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, which enables us to comprehensively address issues of environmental justice। और इस उपागम के माध्यम से हम पर्यावरणीय जस्टिस के बारे में बात करते हैं, इश्यूज मुद्दे उठाते हैं, सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे उठाते हैं, पॉलिटिकल इकोलॉजी के बारे में हम उठाते हैं, जिससे हम सही तरीके से एक पॉइंट पे आए जहां मनुष्य और पर्यावरण का संबंध फिर से अच्छा हो जाए। इट होल्ड्स that the quality of life of humans and the quality of their environment are interdependent। इस उपागम के अंतर्गत ये माना जाता है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन और क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों को या दोनों के बिना एक दूसरा जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए हमें अगर सोशल जस्टिस पानी है, एनवायरमेंटल जस्टिस पानी है, सस्टेनेबिलिटी की ओर आगे बढ़नी है,
तो हम को सही तरीके से इस उपागम को लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, पर इसका सोशल एस्पेक्ट जो है उसको और ब्रॉडन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आप देखिए कि जो अभी हम लोग ने बताया, प्रिजर्वेशन की बात, कंजर्वेशन की बात, सस्टेनेबिलिटी की बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात, वो इस चित्र के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास करा है। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं इस उपागम के माध्यम से। तो संक्षेप में आपको आज हमने इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बताया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किताबों में आपको इस तरीके से, सरल तरीके से और इन डीप आपको नहीं मिल पाएगा। और इसके इन उपागमों का भौगोलिक खास तौर से ह्यूमन ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, और आप को इसीलिए हमने बल भी दिया है कि आप उपागमों को सही तरीके से समझिए। अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, हायर स्टडीज करते हैं, रिसर्च करते हैं, या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, तो उसमें क्लैरिटी ऑफ आइडिया, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना आवश्यक है। तो इसी के साथ हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू टू यू ऑल।